हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं 8th क्लास के साउंड चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमने इस जो स्लाइड है इसमें क्या देख रहे हैं? इको। इको होता क्या है बेसिकली? इको जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। जैसे लाइट है, लाइट एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है तो वहां पे हमें उसका इमेज फॉर्म होता है। जैसे वाटर की लेयर्स हैं, उस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो हमें वहां पे एक रिफ्लेक्शन मिलता है। इसको चमक बोलते हो, चकाचौंध बोलते हो, ठीक है। जबकि जब साउंड है वो रिफ्लेक्ट होता है तो हमें क्या सुनाई देता है? इको, या जो वर्ड्स या जो आवाज हमें सुनाई देती है उसको क्या कहते हैं? इको। ओके, दैट्स 1 मिनट। ओके, व्हाट इज इको एंड डिफाइन इट। मैं जैसे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो कुछ टॉपिक्स के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस की तरह करूंगा, क्योंकि जैसे आपको कई बार आइडिया नहीं होता कि मैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस फॉर्म होंगे या एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली इको के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट इज इको। तो वहां पे क्या लिखोगे? इको इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको क्या है? इको इज ए बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, साउंड का रिफ्लेक्शन है। जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होगा हमें क्या सुनाई देगा? इको। ये किस तरीके से सुनाई देगा, कितने टाइप्स का होता है, क्या हमें इको बार बार भी आता है? बिल्कुल आता है। कई बार हम टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करते हैं, तो जैसे महाबलेश्वर है, वहां पे इको पॉइंट है। जब भी आप बहुत लाउड, अब ये जो फॉर्म है स्ट्रक्चर, ये आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम कर रहा होता है। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी हाई स्पीड से दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा फॉर्म करते हैं, स्पीकर वाला मेथड। तो मैं बात कर रहा हूँ टूरिस्ट प्लेसेस की। दे आर ए नंबर ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस वेयर इको पॉइंट्स आर मार्क्ड। वहां पे इको पॉइंट्स क्या है? मार्क्ड है। वहां पे लिखा रहता है कि ये इको पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्या वहां से मैं 200 मीटर दूर जाके जोर से आवाज या किसी चिल्लाऊंगा, शाउटिंग करूंगा तो क्या मेरे पास इको नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए होता है साउंड को रिफ्लेक्ट होके वापस पहुंचने के लिए। जैसे सेम लाइक लाइट, अगर मेरे को लाइट तक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्स है, जैसे यहाँ पे मेरे एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, तो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में मेरे को लेके जाना है तो मेरे को यही पोजीशन चाहिए होती है, कुछ ऐसा। या अगर मैं बोल सकूं कि मेरे को वापस इसी जगह पे लाइट चाहिए, तो क्या होगा? ऐसा कुछ। अगर इन तीन में से किसी भी एक पोजीशन को शिफ्ट कर दो तो क्या लाइट वापस मेरे तक पहुंचेगी? नहीं। सेम साउंड के अंदर रहता है। साउंड में भी कुछ ऐसा ही रहता है कि जैसे अगर मेरी जो माउंटेन्स हैं या उनकी पोजीशंस हैं, उनका फॉर्म स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि वो थोड़े टिल्टेड हो, तो वो वहां तक वापस वॉइस पहुंचती है। अगर मैं अपनी जगह शिफ्ट करता हूँ, अब माउंटेन्स की तो प्लेस शिफ्ट नहीं कर सकते, तो अपनी खुद की पोजीशन को शिफ्ट करते ही वो इको वापस वहां तक टर्न करके नहीं पहुंचती। हाँ, वो किसी दूसरी जगह सुनाई देगा, लेकिन उसको अपन इको नहीं कहेंगे। क्लियर? हमें वापस जो सोर्स है, ऑब्जर्वर है, जो साउट कर रहा है, उसके पास वापस आवाज पहुंचनी चाहिए। ठीक है। एट सम प्लेसेस यू माइट लिसन ए नंबर ऑफ इकोज वन आफ्टर अदर्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि हमें एक प्लेस पे हम जोर से साउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हमें इको साउंड का मतलब वो एक बार सुनाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल इकोस, यहाँ क्या है? मल्टीपल इकोस। ये मल्टीपल इकोस क्या है? मल्टीपल इकोस मतलब एक से ज्यादा आवाजें मेरे तक पहुंच रही है। ऐसा क्यों? तो एक बार एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कोई पर्सन है, ये पर्सन, इसने जोर से यहाँ से आवाज क्रिएट की, ठीक है। साउट क्या आया? स्पीकर में बोला, यहां से आवाज रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी। क्लियर है? अब सपोज अगर मैं बात करता हूं, कुछ ऐसा है, तो यहां से आवाज रिफ्लेक्ट होगी, अगेन मेरे पास आ रही है। यहां से तो क्या इनका सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? नहीं, डिस्टेंस अलग अलग है, स्पीड सेम है, तो क्या टाइम चेंज होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं
टाइम की बात करता हूं, मेरे पास पहुंचने के लिए टाइम ही चाहिए होता है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर डिस्टेंस वेरी कर रही है तो क्या टाइम वेरी करेगा? ऑफ कोर्स। अगर डिस्टेंस में इंक्रीज करता हूं, डिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो क्या टाइम भी इंक्रीज होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को समझे आप? तो इसी वे में एक बार आगे चल के देखते हैं कि मल्टीपल इकोज में क्या होगा। जब सरफेस जिससे रिफ्लेक्ट हो कह रही है उनमें बीच में डिस्टेंस हो, तो मेरे पास वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर पहुंचने में भी टाइम एक्स्ट्रा लगता है। जैसा ही टाइम चेंज होगा तो इकोज मेरे पास पहुंचने में भी टाइम चेंज होगा, और वहां पे डिफरेंट इकोज क्रिएट होगी, जिनको क्या कहेंगे, मल्टीपल इकोज। ओके, इट इज नोट दैट यू विल हियर एन इको एट एनी प्लेसेस। मैंने अभी कहा कि किसी भी ऐसे प्लेसेस की बात की, कहीं भी हम, जैसे मैं इस रूम में हूं, मैं जोर से चिल्लाऊं, जरूरी नहीं है मेरे पास मेरी साउंड आए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है, अनदर डायरेक्शन में। देयर आर ए सर्टेन कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एन इको टू बी हियर्ड। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से मेरे को वो इको सुनाई देती है। द इम्पैक्ट ऑफ एनी साउंड हियर्ड बाय अस डज नॉट वेनिश इमीडिएटली। हम जो भी बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो एनवायरमेंट में कुछ टाइम तक रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला आवाज खत्म, मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट खत्म, नहीं। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट होती हैं, तो उन एटम्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जो कि कुछ टाइम ड्यूरेशन है, कुछ डिस्टेंस कवर करके फोर्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती रहती है। इसीलिए हम जोर से एक हाई पिच या हाई लाउडनेस के साथ चिल्लाते हैं तो आवाज दूर तक जाती है, और अगर मैं धीरे से बोल रहा हूं तो आवाज नियर बाई रह जाती है। नेक्स्ट, it is due to this that a person that cannot hear two sounds if the time delay between them is less than the minimum required. अब minimum required time क्या है? 1/10 seconds. It is found by scientists that of the time delay between the two sounds is less than 1/10 seconds. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 1/10 सेकंड से पहले की बात करता हूं, तो यहाँ पे जैसे ये आपने वेव फॉर्म की थी, ठीक है, तो ये जो टाइम है ये अगर लेस देन 10 सेकेंड्स होगा, तो वो जो वेव है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाएगी, उससे ऑलमोस्ट ओवरलैप हो जाएगी। कुछ इस कदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल भी देता हूं। सपोज मेरे पास यहाँ पे थर्ड लैप, वो भी ऑलमोस्ट लेस देन 1/10 सेकेंड्स के अंदर फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे आपको वो इको साउंड नहीं सुनाई देगी, सेम साउंड उसको ओवरलैप कर देगी, तो वो कोलैप्स हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। हमें वो आवाज नहीं सुनाई, सेम सुनाई देगा एक तरीके से। क्लियर? दे आर हियर्ड एज सिंगल साउंड, दोनों सेम साउंड की तरह वर्क करेंगे। दस टू हियर टू साउंड्स एज डिफरेंट साउंड्स द टाइम डिले मस्ट बी एटलीस्ट 1/10 सेकेंड्स। अगर मैं एक साउंड को वेव्स की तरह बात करूं, अगर उसको डिफरेंट टाइम पे मेरे को सुनाई देना है, तो उसके लिए उन दोनों साउंड्स के मिड में टाइम डिले कितना होना चाहिए? 1/10 सेकेंड्स। अब अगर टाइम डिले 1/10 सेकेंड्स है, मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूँ कि मिनिमम मेरे को 1/10 सेकेंड तो चाहिए, तो डिस्टेंस भी फिक्स होगी कि मिनिमम इको साउंड क्रिएट होने के लिए एटलीस्ट मेरे को मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए, वो भी फिक्स होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। दिस फॉर्म द बेसिक ऑफ इंपॉर्टेंट कंडीशंस नीडेड टू हियर एन इको। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है कि व्हाट इज इको एंड डिफाइन इको। अगर ऑलमोस्ट ये 3 to 4 मार्क्स का है, तो आप ये चीज कंप्लीट उसमें मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है चीज? आप वहां पे कंप्लीट मेंशन कर सकते हैं कि इको क्या होता है, मल्टीपल इकोस क्या होते हैं, देन इको फॉर्म करने के लिए स्पेशल कंडीशंस या सिचुएशंस चाहिए होती है। दूसरा, मेरे पास जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापिस आ रहा है उसमें टाइम डिले होना चाहिए कितना? 1/10 सेकेंड्स का। और डिस्टेंस का भी कुछ इंपोर्टेंस रहता है, वो एक नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ कि मिनिमम कितना डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन क्या इस स्लाइड में हमने इको पढ़ा, मल्टीपल इकोस पढ़े, ये चीज समझ आई? और अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतना सा लिख सकते हो, इको इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इन ए क्रिएटेड विथ स्पेसिफिक कंडीशन। अगर स्पेसिफिक कंडीशन है तो ये क्रिएट होती है। क्लियर ये चीज? ओके।
यहां पे ये चीज देखिए, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन एक साउट कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा, कितना, डी, वहां तक पहुंचने के लिए कितना, जो वॉइस है उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, डी, अगेन वही डिस्टेंस उसको अगेन ट्रेवल करना होगा जब वो वापस मेरे तक पहुंच रही है या लौट रही है, क्लियर, ठीक है। तो ये रिलेशन फॉर्म हुआ कुछ डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का, जैसे मैंने अभी बोला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपको रिलेशन आइडिया है। अब यही रिलेशन हम कुछ टाइम के सेंस में देखते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एस टाइम टी ऑफ हियरिंग इको एंड द डिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशन क्या होगा, तो हम मानते हैं कि इफ इट इज इफ टी इज द टाइम एट विच एन इको इज हियर्ड, हमने टी टाइम में अपनी आवाज को वापिस सुना, तो टी टाइम का मतलब हमने अपनी आवाज को सुना, तो उन्होंने टी टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डी जाने में, डी आने में, टोटल डी प्लस डी, ओके, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड्स एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ये क्या है मेरी, इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टिंग बॉडी, ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी होगी तो डी डिस्टेंस पे क्रिएटेड है, ओके, एंड वी इज द स्पीड ऑफ साउंड, वी उसकी स्पीड है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इज 2d, क्योंकि जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, d, अगेन आने में 2d, टोटल कितना हो गया 2d, स्पीड ऑफ साउंड कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम t लग रहा है, टोटल 2d, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया जिसके बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता हूं, 2d बाई टी, या वो डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस के बेसिस पे मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया कि वो डिस्टेंस जब मेरे को रिक्वायर्ड हो, क्या, मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम के लिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कितने रहता है, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 330 टू 345 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा अलग अलग क्यों रहता है, स्पीड ऑफ साउंड, ये ऐसा अलग अलग क्यों रहता है, इसकी एक रेंज क्यों दी, क्योंकि अगर मैं विंटर्स की बात करता हूं तो विंटर्स में अलग स्पीड रहेगी, समर्स में अलग, मॉइस्चर अलग, रीजन क्योंकि साउंड की जो स्पीड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सर ये कैसे, ये अब तक नहीं है हमारे चैप्टर में कहीं भी, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो साउंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, कैसे, जब मेरा टेम्परेचर राइज होता है तो वहां पे मेरे जो मोलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, और जो मूविंग मोलिक्यूल्स है उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके क्या होंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, जब मेरी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, जब मेरी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मेरा टेम्परेचर राइज होगा, अगर मेरा टेम्परेचर राइज होगा देन काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है तो बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा, उन्हीं मॉलिक्यूल्स पे, तो उनकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, तो हमें यहाँ पे एक चीज मिली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर गेन होगा, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर गेन होगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा, साउंड की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये जो रेंज है 330 टू 345 ये उसी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्लियर, ओके, अब मिनिमम अपन को डिस्टेंस निकालनी थी, तो मिनिमम डिस्टेंस मैं बता देता हूं एक बार कि कितना होता है, 17 मीटर, अब 17 मीटर आया कहां से, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, हम वी की जगह वी की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी 340 या 335 के अराउंड, कुछ बहुत माइल्यूट डिफरेंस आएगा मीटर्स में, देन टाइम, टाइम मिनिमम क्या रहता है, मिनिमम डिले, मिनिमम डिले, जैसा ये देखिए, ओके, यहाँ पे कितना, एक बार डायरेक्टली मैं, ओके 34 मेंशन नहीं है,
ओके, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको। अगर मैं इको साउंड्स को सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम टाइम की बात की थी, मिनिमम टाइम कितना था? 1/10 सेकेंड्स। और मिनिमम डिस्टेंस ये कितनी हुई? 17 मीटर। फाइंड आउट करने के लिए एक बार चीजें देखते हैं कि डी इज मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एन इको। मिनिमम डी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है हमें इको सुनने के लिए। व्हेन परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग 10, अगर हम 1/10 सेकेंड्स वाला मानता हूं तो द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर इज 340। रूम टेम्परेचर को मान लिया, उसके बेसिस पे 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं डी इक्वल्स टू वी टी बाई 2। वी की जगह इतना आ गया, वेलोसिटी कितनी हो गई? 340, नीचे 2, टी की जगह क्या मैंने पुट किया? यहाँ टी की वैल्यू ले लेते हैं अपन 1/10 सेकेंड्स, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। 1/10, अगेन 0 से 0, 34/2 इक्वल्स टू 17। अब अगर ये डिस्टेंस है तो यूनिट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या आएगा? मीटर। यहाँ क्या आएगा? 17 मीटर। क्लियर हुआ? ऐसा यूनिट डिस्टेंस की क्या रहती है? मीटर। ये मेरी मिनिमम है, तो 17 मीटर मेरी मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगी किसी भी इको को सुनने के लिए, वापस हियर करने के लिए। 17 मीटर इज ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ हियरिंग इको। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑन एन इको। कुछ कंडीशंस को और देख लेते हैं। हमने पहली चीज कंडीशन क्या देखी कि हमें उस आवाज के बीच में कितना गैप होना चाहिए, कितना टाइम का डिले होना चाहिए? 1/10 सेकेंड्स। दूसरा, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 17 मीटर। अगेन कुछ कंडीशंस और होंगे। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग बॉडी साउंड विद 17 मीटर्स। कितना? 17 meters. Again, the wavelength of the sound should be less than the height of the reflecting body. अब रिफ्लेक्टिंग बॉडी और उसमें फ्रीक्वेंसी की साउंड, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? तो आपको याद होगा कि मैंने जब डिफरेंस बताए थे तब यहां पे कहा था कि जो लाइट का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो एक डॉट पार्ट भी हो सकता है। जैसे मैं आज बताता हूं एक बार। क्लियर है? जैसे मेरे पास ये एक मिरर है, इतने से मिरर से मैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। जैसे अभी आपको विजिबल नहीं होगा, 2 मिनट दीजिए मेरे को एक बार। क्या अभी आपको कुछ विजिबल होगा? आप लाइट में देख नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार लाइट क्लोज करता हूं आपको ये व्यूज करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, अभी एक बार देखिए। नहीं, आपको क्लियर नहीं है ये चीजें। इसके लिए हमें कुछ और डार्कनेस की नीड होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको एक बार परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए मेरे को कुछ और डार्कनेस चाहिए, अभी उतनी अपने पास अवेलेबल नहीं है। मैंने मैक्सिमम लाइट बंद के ट्राई किया लेकिन आपको विजिबल नहीं हुआ। इसके लिए कुछ डिफरेंट सेटअप करना होगा। ठीक है, लेकिन क्या आपको इस चीज का आइडिया है कि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं, जो रिफ्लेक्टिंग लाइट्स हैं उनकी, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको एक मिनिमम पॉइंट से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या साउंड को मिनिमम पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं। साउंड और लाइट में जब डिफरेंशिएट किया था तो हमने वहां देखा था साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए मिनिमम वाइडर एरिया होना चाहिए। कितना? द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, साउंड की जितनी वेवलेंथ होगी शुड बी लेस देन द हाईएस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉडी। तो रिफ्लेक्टिंग बॉडी से कम होनी चाहिए वो उसकी लेंथ। ये क्लियर हुआ? अगेन, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी
sufficient so that it can be here after reflection. हमें रिफ्लेक्शन के बाद में उसकी इंटेंसिटी लो फील होगी, तो एटलीस्ट आपको इतना हाईली साउट करना होगा, इतना जोर से चिल्लाना कि जब वो चीज आपको वापस सुनाई दे तो उसकी इंटेंसिटी एटलीस्ट इतना हो कि वो डी डिस्टेंस जाने का ट्रेवल कर पाए, डिस्टेंस वन वापस आने का भी ट्रेवल कर पाए। रीजन, क्योंकि हियरिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या थी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से बिलो की फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन पाएंगे, तो एटलीस्ट उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए उसकी। ये चीज क्लियर है? ओके। ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर हमारा आज का लास्ट पार्ट रहेगा, ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर के बारे में डिटेल में हम कल नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। ह्यूमन ईयर में डिटेल पेज, क्योंकि इनर ईयर, आउटर ईयर, मिडल ईयर, ईयर का स्ट्रक्चर, आउटर साइड को पीना बोलते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। अभी जस्ट ये है कि हाउ डू ह्यूमन ईयर साउंड्स, हम सुन कैसे पा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी साउंड वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा कुछ रहता है? क्लियर है? तो हम बेसिकली एक बार आज के दिन केवल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हाउ डू ह्यूमन हियर साउंड्स, ह्यूमन से वो साउंड को कैसे सुन रहे हैं। ओके, द ईयर इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट डिटेक्ट्स साउंड वेव्स। हमारे ईयर है जो आउटर साइड का, वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है साउंड वेव्स को। साउंड वेव्स फ्रॉम आउटसाइड रीच द ईयर ड्रम थ्रू आउट द ऑडिटोरी कैनाल। ऑडिटोरी कैनाल कौन सी होती है? ऑडिटोरी कैनाल्स होती है जो ईयर का आउटर साइड का स्ट्रक्चर है वहां से लेके ईयर ड्रम के पार्ट तक। जैसे अगर मैं ये ऐसा फॉर्म करता हूं, ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहोगे, ये आउटर ईयर, ये पीना, यहां से लेके ऑडिटोरी, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो तो एक बार देख लीजिएगा। ऑडिटोरी कैनाल, तो हमारा जो आउटर ईयर है यहां से लेके ये जो मेरा ईयर ड्रम है यहां तक के पाथ को मैं क्या कहूंगा, ऑडिटोरी कैनाल। जिसमें आप बहुत बार ऐसा स्टिक्स लेके वैक्स को क्लीन कर रहे होते हैं, तो वो स्टिक्स कहां से कहां तक जा रही होती है, कुछ इतने डिस्टेंस तक ही, ठीक है। उसके बाद का पार्ट बहुत सॉफ्ट रहता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी ऐसा मिले, चाबी, ठीक है, चाबी मिल गई आपको, पेन की रिफिल मिल गई, हर चीज को कान में नहीं देना होता, क्योंकि अंदर वाला पार्ट इतना सेंसिटिव होता है कि वहां पे बहुत इजीली ब्लीडिंग हो सकती है। तो साउंड वेव्स ऑन द स्ट्राइकिंग द ईयर ड्रम्स, वो ईयर ड्रम्स पे क्या करेंगे, साउंड स्ट्राइक करेंगे, मेक इट वाइब्रेट, जिससे ईयर ड्रम क्या होगा, वाइब्रेट होगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें समझने वाली हैं कि सर आउटर ईयर में जो हमारे जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म है आपने देखे होंगे, कुछ डिफरेंट है, ये किस तरीके से फॉर्म है, यहाँ पे जैसा आपने देखे होंगे ना, तो ये बनने का रीजन ये हमारी उस साउंड वेव्स को एक पाथ प्रोवाइड करती है कि वो साउंड इजीली हमारे कैनल्स के अंदर जा सके। दूसरा, कई बार हमें कुछ सुनाई नहीं देता या बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा ओवरलैप कर रहे होते हैं कान के पीछे, प्रिटेंड करते हैं कुछ ऐसा कि हमें सुनना हो तो हम ऐसा कान के पीछे लगाते हैं। रीजन उसका, क्योंकि अभी हम उसको एक पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो साउंड वेव्स है वो ऑडिटोरी कैनाल्स के अंदर जा सके। क्लियर? इतना समझ आया कि हमारी ऑडिटोरी कैनाल्स पीना के थ्रू आउट साउंड वेव्स को अंदर ले लिया। देन अंदर क्या होता है, ये पोर्शन क्या है, ईयर डर्म, ठीक है, ईयर डर्म। ईयर डर्म क्या होगा, एक मेम्ब्रेन है जिसको स्ट्रिच किया हुआ है, ठीक है। जैसे आपने तबला देखा है, जो तो तबला रहेगा या ढोल, वहां पे आउटर साइड में स्ट्रिच करके वहां पे स्किन को या किसी भी जानवर की जैसे उसको लगाया जाता है। यहाँ पे क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहती है पतली सी झिल्ली जिसको स्ट्रेच करके जब भी साउंड वेव्स उस पर स्ट्राइक होंगी वो वहां पे क्या करेगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। देन ईयर ड्रम मेक इट वाइब्रेट, दीज वाइब्रेशंस आर पास टू ओवल विंडो, जो आगे की साइड में जो विंडो है वो ओवल विंडो कहते हैं, उसकी साइड में अंदर की साइड में वाइब्रेशन जाएंगी। दे मैग्नीफाई द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन, वो वहां पे मैग्नीफाई करेंगी। अब ये कौन सा पार्ट था, मिडल ईयर, ये कहाँ होता है, मिडल ईयर के अंदर। देन
इनर ईयर में लिक्विड फिल रहता है, वो लिक्विड फिल के बेसिस पे वाइब्रेशंस को और इन्हेंस करते हैं और वहां पे उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हमारे माइंड तक सिग्नल भेजने के लिए काम आता है। जैसे दीज वाइब्रेशंस अफेक्ट द ऑडिटरी नर्व्स, उन नर्व्स की, किन नर्व्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे साउंड सिग्नल्स को माइंड तक पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑडिटरी नर्व्स, विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और ब्रेन तक क्या पहुंचता है, मैसेज, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्लियर हुआ कि जब भी साउंड वेव्स है वो मेरे आउटर पीना पे टकराती है, इंपैक्ट करती है, यहां से वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है, वहां वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वो वाइब्रेशन इनहेंस होता है मिडल ईयर में, देन मिडल ईयर से इनर ईयर की तरफ जाते हैं, इनर ईयर में लिक्विड फिल रहता है, वहां पे वेव्स क्रिएट होती है, और वो वेव्स हैं वो बेसिकली वहां पे इन ऑडिटरी नर्व्स है उनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करके माइंड तक पहुंचाती है, माइंड उस चीज को प्रोसेस करके हमें सुनने की कैपेबिलिटी देता है। तो पॉइंट यह आता है कि क्या हम कान से सुन रहे हैं, कान हमारा जस्ट लाइक एक इनपुट डिवाइस है। ईयर जो आउटर ईयर है, ये जो इनर ईयर मिडिल ईयर, ये क्या है, बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस है, मिडिल ईयर उसका इनहेंस करता है, देन आफ्टर प्रोसेसिंग के लिए कौन रहता है, हमारा माइंड। कुछ देखने के लिए भी ऐसी चीजें अप्लाई होती है। कैसे, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हैं, किसकी वजह से, सर आंखों से देख रहे हैं, बिल्कुल, आंखें वहां पे क्या कर रही हैं, केवल इनपुट का काम कर रही हैं। क्लियर है। जैसे माउस रहता है, क्या मैं माउस से पूरे सीपीयू को कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या माउस ही सब कुछ है, नहीं, माउस केवल इनपुट सिग्नल्स क्रिएट करता है या इनपुट सिग्नल्स लेता है, कहां भेजने के लिए, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर हुआ, तो माइंड कुछ वैसा ही वर्क कर रहा है। ये लाइट वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे आई साइट्स का किस वे में देखना होता है या किस वे में अपनी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज का पॉइंट क्या था कि हम सुन कैसे पा रहे हैं, ये चीज क्लियर हुई, हमने कैसे सुना। ओके, तो आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम कान के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।